Car friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.22 YouTube चैनल क्लासेस। बहुत समय से ये डिमांड आ रहा था कि जो प्रेसिज राइटिंग है, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्जाम, उसमें प्रेसिज राइटिंग आता है। सो बहुत दिन से डिमांड ये चल रहा था कि जो प्रेसिज राइटिंग है उसका हिंदी वर्जन भी बताइए। तो प्रेसिज राइटिंग को हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। प्रेसिज राइटिंग को हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। इस सेशन में हम संक्षेपण सीखेंगे। एक बात ध्यान में रखें, चाहे प्रेसिज राइटिंग कर रहे हो इंग्लिश में या संक्षेपण कर रहे हो हिंदी में, रूल सेम है। तो अगर कुछ छूट गया होगा इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश को समझाने में, उसके डिस्क्रिप्शन करने में, तो ये जो संक्षेपण का क्लास होने वाला है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसमें हम संक्षेपण से जुड़े, प्रेसिज राइटिंग से जुड़े एक एक पहलू को डिस्कस करने जा रहे हैं। संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण क्या होता है और अच्छे संक्षेपण की विशेषता क्या होती है। हाँ? संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण क्या होता है एवं अच्छे संक्षेपण की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले हम ये कंसेप्ट समझते हैं कि संक्षेपण की जरूरत कहाँ पड़ती है। देखिए ऐसा है, हिंदी व्याकरण में दो टर्मिनोलॉजी एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। एक संक्षेपण होता है और एक भाव पल्लवन होता है। संक्षेप में उसे पल्लवन भी कहते हैं। जब कोई बहुत बड़ा मटेरियल हो और उसे अपने से सुपीरियर ऑफिसर के पास या कम समय में किसी को समझाना हो तो उसका हमें संक्षेपण करना पड़ता है, प्रेसिज राइटिंग करनी पड़ती है। और कभी कभी बहुत मटेरियल जिस्ट में होता है, मटेरियल कम होता है, उसको हमें क्या करना होता है, कभी पीएचडी कर रहे हो, थीसिस वगैरह लिखना हो, किसी स्टडी मटेरियल का पार्ट हो, तो कभी कभी छोटे से जिस्ट को भी बड़ा करना पड़ता है। तो जब छोटे से जिस्ट को हम बड़ा करते हैं उसे पल्लवन कहते हैं, और जब बड़े से जिस्ट को कंसाइज करते हैं, छोटा कहते हैं, उसे संक्षेपण कहते हैं। पल्लवन और संक्षेपण ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। भाव पल्लवन का अर्थ होता है विस्तृत या बड़ा रूप। इसमें किसी उक्ति या विचार या सूत्र का विस्तार से विमोचन किया जाता है। जब हम कोई श्लोक वगैरह पढ़ते हैं तो उसका विस्तार से विमोचन करते हैं ना। रामचरितमानस की एक चौपाई ले लीजिए और उसका विस्तार से विमोचन कीजिए, विवेचन उसका कीजिए। तो जब विस्तार से विवेचन किया जाता है किसी छोटे फैक्ट को, मटेरियल को, जब विस्तार से विवेचन किया जाता है उसे भाव पल्लवन कहते हैं। और जब बहुत बड़े मटेरियल को, जिस्ट को, जब किसी बहुत बड़ी मूलभूत रचना को, उसके अर्थ या केंद्रीय भाव को पकड़ने की जब हम कोशिश करते हैं उसे संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण का मतलब हुआ उसके केंद्रीय भाव को पकड़ना। जब हम पल्लवन करते हैं, भाव पल्लवन, तो उसमें क्या करते हैं, किसी की उक्ति डाल देते हैं, कोई वाक्य डालते हैं, कोई सुक्ति डालते हैं, कोई कहावत डालते हैं, कोई लोकोक्ति डालते हैं, बड़ा करते हैं उसे। और ये ऐसा तब करना पड़ता है जब मूल भाव संक्षिप्त हो, सघन हो, जटिल हो। सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है पल्लवन। भाषा के प्रयोग में कई बार ऐसी भी स्थितियां आ जाती हैं जब हमें उक्ति में निहित भावों को स्पष्ट करना पड़ता है
और जब हम किसी उक्ति के निहित भावों को स्पष्ट करने लगते हैं उसी को भाव पल्लवन कहते हैं। इस सेशन में हम संक्षेपण के बारे में ही समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संक्षेपण के बारे में, राइट। तो संक्षेपण की परिभाषा समझ लेते हैं, लिटरली संक्षेपण की परिभाषा समझ लेते हैं। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं। ध्यान देंगे, किसी विस्तृत विवरण, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्ति, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त आकलन हो, उसे हम संक्षेपण कहते हैं। क्लिष्ट है? बिल्कुल क्लिष्ट नहीं है, ये भाषा की अपनी महिमा है। हाँ? कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई विस्तार में मटेरियल हो, न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर में एक एक पेज का एक मटेरियल हो सकता है, एडिटोरियल बड़ा हो सकता है। जब हमें अपने से किसी सुपीरियर अफसर के पास उसको पुटअप करना है तो उसको क्या करते हैं, पूरा न्यूज़पेपर देंगे, वो पढ़ नहीं सकते, उसको प्रिसाइज फॉर्म में उनको देते हैं। ये जो न्यूज़ है इसका भाव ये है। तो जब भाव करेंगे तो क्या करेंगे, अप्रासंगिक, असंबद्ध, रिपीटेटिव जिसको पुनरावृत्ति कहते हैं, अनावश्यक बात, इन सब का त्याग कर देंगे। और जो अनिवार्य है, जो उपयोगी है तथा जब मूल तथ्य का जो प्रवाहपूर्ण जो हिसाब है, उसी का संक्षिप्त संकलन हम करके देते हैं, जिसे संक्षेपण कहते हैं, जिसे प्रेसिज राइटिंग कहते हैं। सो इस भाषा के अनुसार संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। बिल्कुल ध्यान देना है, संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। ऐसा न हो कि संक्षेपण का अर्थ समझने के लिए पुनः हमें वो सविस्तार व्याख्यान, वो विस्तृत विवरण, वो वक्तव्य, वो पत्र व्यवहार रेफर करने पड़े। अगर वो पहले वाला मटेरियल हमें रेफर करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि हमारा संक्षेपण ठीक नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि संक्षेपण अपने आप में एक स्वतः पूर्ण रचना है, पूर्ण रचना है। उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर रह जाती है तो संक्षेपण सही नहीं हुआ है। संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। संक्षिप्त तो हम करेंगे, बट ऐसे क्रमबद्ध रूप में रखेंगे, ऐसे सिस्टेमेटिक रूप में रखेंगे कि उसमें फ्लो हो सके। उसमें अगर भाषा की फ्लो होंगे, क्रमबद्धता होगी, तभी जाकर के वो स्वतःपूर्ण रचना होगी। यहां से उठा के यहां डाल दिए, यहां से उठा के वहां डाल दिए, संक्षेपण नहीं है साहब, नहीं है। संक्षेपण में एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, तभी वो जाकर के स्वतः पूर्ण संक्षेपण होगा। इनसे इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, देखिए वो जो कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाली, यस, गागर में सागर भरने की कला को ही संक्षेपण कहते हैं। पूरे गागर में सागर आएगा क्या? नहीं आएगा। टू द पॉइंट मटेरियल क्या है उसको ले लीजिए ना। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। तथ्य मीन्स फैक्ट। उसमें फैक्ट क्या है उसको लेना है, हमें छोड़ नहीं सकते उसे। वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है। इमेज एडिटिंग करते हैं ना, इमेज एडिटिंग करते हैं तो कॉर्नर से पकड़ करके जब उसको छोटा करेंगे तो अपने प्रोपोर्शन में वो छोटा होगा।
बड़ा करेंगे अपने प्रोपोर्शन में बड़ा होगा। ऐसा नहीं हो कि जो हाइट है, हाइट एरिया को हम बड़ा कर दें, छोटा कर दें, और चाहे जो विड्थ एरिया हो इसको चौड़ा कर दें, पतला कर दें। ये नहीं हो पाएगा, वो फैक्ट से गड़बड़ी हो जाएगी, वैसा नहीं कर सकते। सो संक्षेपण क्या है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों, तथ्यों को प्रस्तुत करना ही संक्षेपण है। वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है। हाँ? इसमें मूल की कोई भी आवश्यक बात छूट नहीं पाती है, ध्यान देना है। जो आपका मूल फैक्ट है उसकी कोई भी विशेष बात, आवश्यक बात छोड़नी नहीं है, अनावश्यक बातें छांट करके निकाल देनी है और मूल्य बातें रख लेनी है, अपने तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है। इसको कहते हैं संक्षेपण, राइट? सो ये कैसे होगा साहब? यह काम इतना आसान नहीं है। संक्षेपण तो सभी करते हैं, किसी को 80% मार्क्स मिलता है, किसी को 40% मार्क्स मिलता है। क्यों? क्योंकि संक्षेपण करना इतना सरल नहीं है। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है। भाषा पर पकड़ की ये सबसे बड़ी परीक्षण है। सो ये इतना आसान नहीं है। तो आसान बनाएंगे कैसे? इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। हम लोग बड़े ट्रेंड हैं, सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जंप कर जाते हैं और जो भी मटेरियल आता है उसका हम एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। एग्जामिनेशन हॉल एक्सपेरिमेंट सेंटर ना बनाए। जितना एक्सपेरिमेंट करना है अपने घर पे कर ले, और कंक्लूजन के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। जितना ट्रायल करना है, जितना एक्सपेरिमेंट करना है, जितना एक्सपोजर करना है, जितना एक्सरसाइज करना है, घर में कर लीजिए महाराज। एग्जाम हॉल में फाइनल है, और एग्जाम हॉल में एक्सपेरिमेंट करेंगे फेटल हो जाएगा। 80% किसी को मिलेगा, किसी को 20% भी मिल जाएगा, मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा। सो इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। संक्षेपण को समझने के लिए, जानने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास करते रहिए और अपने संक्षेपण के जो कार्यकलाप है, अपने संक्षेपण का जो आर्ट है, उसको रिफाइन करते रहिए। क्योंकि सारे लोग उसी क्वेश्चन को प्रिसाइज कर रहे हैं, उसी का संक्षेपण लिख रहे हैं। किसी को 80% मिल रहा है, किसी को 40% मिल रहा है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो वजह होगी। भाषा पे पकड़ भी अलग चीज होती है, और उस पकड़ को निखारने का तरीका भी अलग चीज होता है। इसीलिए इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। आपका चैनल SGKG स्टडीज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। ज्ञान सिर्फ लेना ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान बांटना भी ज्ञान है, और शेयर करने से ज्ञान बांटने वाला जो प्रक्रिया पूरा हो जाता है। सो जिन तक ये ज्ञान नहीं पहुंच रहा है उनके साथ आप शेयर भी किया करें। अब आइए जानते हैं संक्षेपण के गुण क्या होते हैं। जब हम ये समझने में सफल हो जाएंगे कि संक्षेपण के ये क्वालिटी होती है, ये गुण होते हैं, तो हमारा संक्षेपण करने का जो कार्य होगा वो आसान हो जाएगा। हाँ? तो उस पर्पज से हम ये देखेंगे कि संक्षेपण के गुण कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, संक्षेपण जो है अभ्यास का सब्जेक्ट है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना उसमें पारंगत हासिल करेगा। संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है, मेंटल ट्रेनिंग है। ये संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है, मानसिक व्यायाम भी है, एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है। तो इसलिए इसके गुण तो विविध प्रकार के होंगे। इनके कुछ उत्कृष्ट गुण, या यूं कहें कि उत्कृष्ट संक्षेपण के गुण, परफेक्ट संक्षेपण के गुण हम कुछ
समझते हैं। सो सबसे पहले जो संक्षेपण हम करेंगे, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम संक्षेपण कर लेते हैं, पैराग्राफ रेडी हो गया मेरा, तो अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं, कंप्लीट मैसेज दे रहा है कि नहीं, कंप्लीटनेस उसमें है कि नहीं, पूर्णता है कि नहीं। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट तो नहीं गई है। संक्षेपण बहुत ही कंसंट्रेशन वाला काम है। ये एक ध्यान है, एक ही मेडिटेशन है। लेफ्ट राइट में सब कुछ भूल जाइए और भूल करके संक्षेपण कीजिए। क्यों? जो मटेरियल आप अध्ययन कर रहे हैं 1000 वर्ड्स का, उसका केंद्रीय भाव जो आपको लिखना है। बहुत लोग ये समझते हैं कि फर्स्ट पैरा का 2 लाइन काट करके सेकंड पैरा का 3रा लाइन काट दीजिए, फोर्थ पैरा का सेकंड लाइन काट दीजिए, 5th पैरा का 4th लाइन काट दीजिए और उसको डाल दीजिए, संक्षेपण हो गया। 0 मिलेंगे साहब, 0। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट हुआ, इसमें पूर्णता नहीं है। इसमें आपको संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उस मटेरियल में से कोई महत्वपूर्ण बात छूट न जाए। आवश्यक और अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब सोच समझ करके करना है। जब आप मटेरियल पढ़ेंगे, आपके सामने दिया गया रहेगा, तो उसमें से नेसेसरी और अननेसेसरी, आवश्यक और अनावश्यक अंग हमें अलग करना पड़ेगा। अगर आवश्यक और अनावश्यक कार्य अलग करना आ गया तो संक्षेपण का फर्स्ट स्टेप आपने पार कर लिया। इसलिए संक्षेपण में क्या होनी चाहिए? पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता कैसे आएगी महाराज? अभ्यास से ही संभव है। संक्षेपण एक आर्ट है, एक कला है, और ये अभ्यास से ही संभव है। संक्षेपण में उतनी ही बातें लिखी जाएं जो मूल अवतरण या संदर्भ में हो, न तो अपनी तरफ से कुछ बढ़ाई जाए और ना ही घटाई जाए, और ना ही मुख्य बात का इंपॉर्टेंस कम किया जाए। जो मूल अंश का लेखक है वो कुछ कहना चाहता है, उसके भाव से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उस कहने के सीरीज में अगर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, निकाल दीजिए, कुछ रेफरेंस दिए हैं, निकाल दीजिए। वो जो भाव कह रहे हो, केंद्रीय भाव उस तथ्य का होना चाहिए। केंद्रीय भाव होगा तभी जाकर के हमारा संक्षेपण बनता है। संक्षेपण का एक और विशेषता यह है कि मूल में जिस विषय या विचार पर जितना जोर दिया गया है, ध्यान देंगे, जो मूल तथ्य है उस पे जिस विषय या विचार पर जितना ध्यान दिया गया है, जितना जोर दिया गया है, उसे उसी अनुपात में, उसी रेशियो में संक्षिप्त रूप में लिखा होना चाहिए। जो संक्षेपण, जो मटेरियल है 1000 वर्ड्स का, उसमें जो उसके जो ओरिजिनल राइटर हैं, लेखक हैं, उसमें हो सकता है कि 2-3 बातें वो लाना चाहते हो, 2-3 बातें बताना चाहते हो, 4-5 बातें बताना चाहते हो। किसी के बारे में कम बताया हो, किसी के बारे में ज़्यादा बताया हो। लेखक, ओरिजिनल लेखक ने जिस सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा बताया है, अपने संक्षेपण में हमें भी उसको प्रेफरेंस देना है, और जिसको कम बताया उसको कम कर सकते हैं। तो जिस विषय या विचार पर जितना जोर दिया गया है उसे उसी अनुपात में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ विस्तार से लिख दिया जाए और कुछ कम हो जाए। शुरू में इतना विस्तार करने लगे कि शब्दों की लिमिट के भीतर बाकी सब एडजस्ट नहीं हो सकता, इसलिए कट शॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। संक्षेपण जो है
व्याख्या, आशय, भावार्थ, सारांश इत्यादि से बिल्कुल भिन्न है। संक्षेपण आशय नहीं है, व्याख्या नहीं है, भावार्थ नहीं है, सारांश भी नहीं है। संक्षेपण इन सबसे हट करके है और इसीलिए कहा गया कि संक्षेपण एक मानसिक प्रशिक्षण है, एक मानसिक व्यायाम है। संक्षेपण का जो फर्स्ट गुण है वो पूर्णता है, कंप्लीटनेस है। हम जो भी संक्षेपण कर रहे हैं वो मटेरियल अपने आप में कंप्लीट हो, बहुत आवश्यक बातें छूट न जाए और अनावश्यक बातें जुड़ न जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। संक्षेपण का दूसरा गुण संक्षिप्तता है। संक्षेपण का अर्थ ही सब चीज संक्षिप्तता होता है। सो प्रिसाइज तो होना ही चाहिए, कंसाइज तो होना ही चाहिए। वही तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही तो क्वेश्चन मेकर चाहता है। सो संक्षिप्तता संक्षेपण का प्रधान गुण है। फर्स्ट क्वालिटी संक्षेपण का संक्षिप्तता है, कंसाइजनेस है, प्रिसाइजनेस है। यद्यपि इसके आकार का निर्धारण एवं नियमन संभव नहीं है। अगर साहित्यिक भाषा में कहा जाए तो जो मूल ग्रंथ है, जो मूल आशय है, जो मूल तथ्य है, उसका जो संक्षेपण होगा वो कितने आकार का होना चाहिए एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। फिर भी व्याकरण विदों ने, स्कॉलर्स ने एक जनरलाइजेशन किया है। क्या जनरलाइजेशन किए हैं? संक्षेपण को सामान्यतया मूल का तृतीय अंश होना चाहिए, तृतीयांश होना चाहिए, ऐसा विद्वानों ने बताया है। संक्षेपण का निर्धारण, शब्द संक्षेपण के शब्दों का निर्धारण एवं नियमन संभव नहीं है जी। लेकिन चूंकि ये ग्रामर पढ़ना है इसलिए किसी न किसी रूल के पास तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा, किसी कंक्लूजन के पास तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। तो संक्षेपण को सामान्यतया मूल का तृतीय अंश होना चाहिए, ऐसा व्याकरण विदों का मत है। 1/3 होना चाहिए। अगर 100 वर्ड का है तो अप्रोक्सीमेटली 33 होना चाहिए। ये 32 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। डोंट वरी, 1-2 वर्ड प्लस माइनस, डोंट वरी। अगर 1000 वर्ड का है तो 333 वर्ड बनता है ना। सो 333 का मतलब 325 से लेके 340 तक हो सकता है। सो अगर 2-4 शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं कैलकुलेशन में, डोंट माइंड, 2-4 शब्द ऊपर नीचे होंगे, कम ज्यादा होंगे, आपको ये देखना है कि ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। संक्षिप्त तो हो गया, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, वो ध्यान में देना है। इसमें व्यर्थ के तो कैसे, क्या ये 1/3 कैसे होगा साहब? मटेरियल तो 1000 वर्ड का है, 1000 वर्ड में से हम क्या काटें कि 333 में आ जाए? सो इसमें व्यर्थ के विशेषण, एडजेक्टिव्स, दृष्टांत, इंस्टांसेस, उद्धरण, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या और वर्णन नहीं होने चाहिए। सो आप अब देखिए कैसे कटिंग शुरू होता है। जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, 1 बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद से क्या करेंगे, उसमें जितने भी विशेषण हैं आउट, जितने भी दृष्टांत है, इंस्टांसेस हैं आउट, जितने भी एग्जाम्पल हैं आउट, जितने भी एक्सप्लेनेशन है आउट, जितने भी डिस्क्रिप्शन है आउट, बहुत कुछ आउट हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दशरथ के पुत्र श्री राम, रावण के हंता श्री राम, सीतापति श्री राम, लक्ष्मण के भ्राता श्री राम, ये क्या हुए? ये सब विशेषण है। ये जितने हमने इसमें शब्द जोड़े, 12 या 13 शब्द, इसका संक्षिप्त रूप यही है, श्री राम। अनलेस अंटिल भाव ये बताना चाहता हो कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मैं फिर आपको बता रहा हूं,
जो ओरिजिनल राइटर है उसका भाव क्या है? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाना चाहता है, सर्वोत्तम पुत्र के रूप में दर्शाना चाहता है, एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में दर्शाना चाहता है, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास झेलता है। एक पत्नी व्रता पति के बारे में बताना चाहता है, जो अपनी पत्नी को वनवास देने के बाद संयम की जिंदगी जीते हैं। या वीर श्री राम को बताना चाहता है, जिन्होंने त्रिलोक विजयी रावण का वध किया है। ये आशय हमें समझने की जरूरत है। अगर हम आशय समझ गए तो संक्षेपण आसान हो जाएगा। तो उसमें उद्धरण होंगे, दृष्टांत होंगे, विशेषण होंगे, व्याख्या होंगे, वर्णन होंगे, कट इट, बाहर निकाल दीजिए। और अगर बड़े बड़े वाक्य हों तो उनके स्थान पर सामासिक चिन्ह लगा करके उन्हें छोटा बना देते हैं। जो राजा का पुत्र हो, राजपुत्र, जिसके 10 आनन हो, 10 आनन, जिसकी 8 भुजाएं हो, अष्टभुज। होता है ना समास, इसीलिए समास इसमें समाहित है। सो समास का चिन्ह लगा करके उन्हें छोटा बनाना चाहिए। यदि शब्द संख्या निर्धारित होता है, एग्जाम में लिख देते हैं ये 1000 वर्ड है और इसमें हमें आपसे सिर्फ और सिर्फ 333 वर्ड चाहिए। अगर शब्द संख्या निर्धारित हो तो संक्षेपण उसी सीमा में होना चाहिए। किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि मूल की कोई भी आवश्यक बात छूटने न पाए। मूल की बात छूटनी नहीं चाहिए। हाँ? मूल की बात अगर छूट जाएगी तो बात बनती नहीं है। मूल की बात छोड़नी नहीं है, अनावश्यक बात जोड़नी नहीं है। जितने भी दृष्टांत है, विशेषण है, उद्धरण है, व्याख्यान है, वर्णन है, उनको स्ट्राइक आउट कर देना है। राइट। तीसरा है स्पष्टता, क्लैरिटी। संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिखा जाए जिससे पढ़ने से मूल संदर्भ का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए। संक्षेपण लिखने का मतलब ये नहीं है कि क्लिष्ट शब्द ही उसमें डाल दें कि सामने वाले को समझ ही ना आए। ऐसा नहीं करना है। संक्षेपण का मतलब आसान बनाना भी है, तो इसलिए उसकी अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। जो पाठक है, जो संक्षेपण के जो पाठक हैं, पढ़ने से मूल संदर्भ का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि संक्षेपण पढ़ने के बाद से हमें लगे ओरिजिनल क्या था भाई, यहाँ पर समथिंग इज मिसिंग, थोड़ा रेफर कर लेते हैं ओरिजिनल। अगर रेफर करने की जरूरत पड़ गई, आपका संक्षेपण स्पष्ट ही नहीं है, कमजोर हो गया। ऐसा ना हो कि संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मूल संदर्भ को ही पढ़ना पड़े। संक्षेपण आपने बनाया इतना मेहनत करके, और उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए अगर मूल संदर्भ को ही पढ़ना पड़े, महाराज चुक गया, मिस कर गया। संक्षेपण उसको नहीं कहते। इसलिए स्पष्टता के लिए पूरी सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। संक्षेपक कौन सा है? जो व्यक्ति संक्षेपण कर रहे हैं उनको संक्षेपक कहते हैं, प्रेसिस राइटर कहते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं संक्षेपण का, तो आई एम संक्षेपक, आई एम प्रेसिस राइटर। सो संक्षेपक को यह बात याद रखनी चाहिए कि संक्षेपण के पाठ के सामने मूल संदर्भ नहीं रहता है। संक्षेपण के पाठक के सामने मूल संदर्भ नहीं रहता है, इसलिए उसमें जो कुछ भी लिखा जाए वो बिल्कुल स्पष्ट हो। क्या कह रहे हैं? अगर मैं संक्षेपण कर रहा हूं तो मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके पास हम ये संक्षेपण भेज रहे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ हम संक्षेपण भेज रहे हैं, उनके पास वो लंबा चौड़ा मूल पाठ नहीं है, तो उनको संक्षेपण से ही समझना है। तो इसलिए उसमें स्पष्टता होनी ही चाहिए। स्पष्टता अगर नहीं है तो समय में
वी आर मिसिंग इन आवर टारगेट। प्रैक्टिस और करने की आवश्यकता है। उसके बाद से जो चौथा गुण है संक्षेपण का, वो है भाषा की सरलता। सरल भाषा में ही संक्षेपण लिखनी है, तभी तो पाठक समझ पाएंगे। पाठक मीन्स पढ़ने वाले। सो संक्षेपण के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी भाषा सरल एवं परिष्कृत हो। क्लिष्ट और समास बहुल भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। भाषा को किसी भी हालत में अलंकृत होना ही नहीं चाहिए। समास में अलंकार का कोई स्थान नहीं है। संक्षेपण में अलंकार का कोई स्थान नहीं है। संक्षेपण में वैसे समास का भी कोई स्थान नहीं है जो अपने आप में ही जटिल हो जाए। संक्षेपण में ऐसे भारी भरकम संधि की भी आवश्यकता नहीं है जिसके लिए डिक्शनरी रेफर करना पड़े। संक्षेपण जो होना चाहिए उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, परिष्कृत होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अलंकरण होना ही नहीं चाहिए। भाषा में किसी प्रकार का अलंकरण नहीं होना है। जो कुछ लिखा जाए वह साफ साफ हो, उसमें किसी तरह का चमत्कार या घुमा फिरा करके लाने की कोशिश न की जाए। इसलिए संक्षेपण की भाषा सुस्पष्ट और आडंबरहीन होनी चाहिए, तभी उसमें सरलता आ सकेगी। अगर इन गुणों को, अगर भाषा की सरलता नहीं रहेगी तो संक्षेपण ही हमारा गलत हो गया, अधूरा हो गया, हमारा पर्पस ही डिफीट हो गया। सो संक्षेपण, हम सही संक्षेपण उसी को मानेंगे जिसमें पूर्णता हो, जिसमें स्पष्टता हो, जिसमें भाषा की सहजता हो और जिसमें संक्षिप्तता हो। सो कंप्लीटनेस होना चाहिए, पूर्णता होना है, संक्षिप्तता होनी चाहिए, कंसाइज होना है, भाषा की सरलता होना चाहिए, इजी टू कंप्रीहेंड है। तो इस तरीके से संक्षेपण के ये मुख्य रूप से 4 गुण बताए गए हैं। अगर ये संक्षेपण के मुख्य रूप से 4 गुण अगर हमने समझ लिए तो हमारा जो संक्षेपण का कार्य है वो आसान हो जाता है। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। संक्षेपण का 5वां गुण शुद्धता। संक्षेपण का 5वां गुण है शुद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, अगर एग्जामिनर ने संक्षेपण ही सिर्फ डाला है तो उसको पता है कि इनके संक्षेपण से ही हम इनके व्याकरण की पकड़ आराम से समझ जाएंगे। भाषा पर कितना इनका पकड़ है वो संक्षेपण से समझ जाएंगे। अलग से नाउन प्रोनाउन वर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उस भाषा में आ रही है। इसलिए संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी ही चाहिए। शुद्धता से, यहाँ शुद्धता से हमारा अर्थ है, हमारा भाव है, संक्षेपण में वे ही तथ्य और विषय लिखे जाएं। संक्षेपण में वे ही तथ्य और विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में हो। कोई भी बात अशुद्ध और अस्पष्ट या ऐसी न लिखी जाए जिसके अलग अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं। जिस किसी भी भाव को अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें हमें तो ये समझ में आनी चाहिए, द्विअर्थी शब्दों से बचना है। शब्द भी हम इस तरीके से न, वाक्य भी इस तरीके से हम न बना लें कि वो द्विअर्थी हो जाए, उसके कितने मीनिंग निकलने लगे। इसलिए संक्षेपण में शुद्धता का होना आवश्यक है, भाषा की शुद्धता का। इसमें मूल के आशय को विकृत या परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता। आपको मूल आशय से डेविएट नहीं होना है। जो भी मूल आशय है, मूल आशय को ही पकड़ करके रहना है। मूल आशय को से डेविएट नहीं होना है, मूल आशय को चेंज नहीं करना है, अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। अगर जो मूल लेख है, मूल लेख में ये लिखा हुआ हो कि स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ,
अगर उसमें ये लिखा हो कि सिगरेट पीने से आदमी मजबूत हो जाता है, वीर हो जाता है, धीर हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपको पता है ये गलत है, लेकिन आपको यहाँ पर गलत और सही करने के लिए नहीं रखा गया है। जो स्टेटमेंट है उसी को संक्षेप में करना है, संक्षेपण करना आपको दिया गया है। वो फैक्ट सही है कि नहीं है, उस फैक्ट पर आपके आपके अपने विचार क्या है नहीं करना है, अपने विचार को साइड में। जो असली लेखक हैं उनके विचारों के आसपास ही हमें रहना है, इसलिए मूल के आशय का को विकृत या परिवर्तित करने का अधिकार होता ही नहीं है संक्षेपण कर्ता के पास, और ना ही अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी होनी चाहिए। आप ऐसा भी नहीं लिख सकते कि हाँ इनका संक्षेपण तो हमने कर दिया बट इनका स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्मोकिंग इज नॉट हेल्पफुल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऐसा अपने तरफ से हम कुछ जोड़ नहीं सकते, अपने तरफ से टीका टिप्पणी कर नहीं सकते। भाषा व्याकरण के अनुसार ही होनी चाहिए, व्याकरणोचित होनी चाहिए, टेलीग्राफिक नहीं होनी चाहिए। आजकल वो व्हाट्सएप में क्या करते हैं, टेलीग्राफिक कुछ न कुछ डाल देते हैं। हाँ, सो यू का वाई और यू का व्हाट्सएप में सिर्फ यू लिख देते हैं, है ना। सो यहाँ पर कोई टेलीग्राफिक लैंग्वेज नहीं चलेगी। यहाँ पर जो भाषा होनी चाहिए वो व्याकरण के अनुसार होनी चाहिए। अगर तो व्याकरण के अनुसार अगर भाषा होगी तो इसमें शुद्धता होगी, भाषा में शुद्धता होगी तो जो एग्जामिनर है उनको पता चलेगा कि इनको अपने व्याकरणीय ज्ञान में कितनी पकड़ है। ये जो संक्षेपण है हमारे पूर्ण व्याकरणीय ज्ञान का एक लेखा जोखा है। इसलिए संक्षेपण का जो 5वां गुण है वो इसकी शुद्धता है, राइट। संक्षेपण का 6वां गुण, 6th क्वालिटी ऑफ प्रिसिस राइटिंग, प्रवाह एवं क्रमबद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। हम जो बातें कह रहे हैं उसमें एक भाषा का प्रवाह होना आवश्यक है। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको ये भाव समझ में आना चाहिए हम कहना क्या चाहते हैं। अगर उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमारे भाषा में प्रवाह नहीं है, रुकावट है, डेविएशन है, लूप लाइन पर फट से चले जाते हैं, मेन ट्रैक पे नहीं चलते हैं, गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संक्षेपण में प्रवाह और क्रमबद्धता आवश्यक है। किसी भी बात को अगर किसी के सामने रखना है, उससे कहना है, तो आप में भाषा प्रवाह तो होना ही चाहिए ना। शब्द अटकने लगे, भाषा खटकने लगे, भाव ध्यान नहीं आ रहे हैं, ऐसे भाषा का प्रवाह नहीं होता। तो जो कुछ भी हम संक्षेपण लिख रहे हैं, संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। भाव क्रमबद्ध हो और भाषा प्रवाहपूर्ण हो, एक नदी की तरह बहते हुए चले भाषा, वही प्रवाहपूर्ण होती है। क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही संक्षेपण का रूप स्वरूप निखरता है। लीजिए, संक्षेपण जो है, संक्षेपण को अगर अति सुंदर बनाना है, अधिक मार्क्स फेस करने हैं, तो उसमें प्रवाह एवं क्रमबद्धता को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं से उठा करके 1 के बाद 4 डाल दिए, 4 के बाद 2 डाल दिए, 2 के बाद 3 डाल दिए। ये प्रवाह के विरुद्ध हो गया, क्रमबद्धता के विरुद्ध हो गया। इसमें क्रम होने ही चाहिए। वाक्य जो होने चाहिए वो सुसंबद्ध हो, गठित हो। प्रवाह बनाए रखने के लिए रचना वाक्य रचना में जहां तहां देखिए प्रवाह कैसे बनती है। कभी कभी शब्दों को कनेक्ट करना पड़ता है, कभी कभी सेंटेंस को कनेक्ट करना पड़ता है। तो जहां जरूरत हो सेंटेंस कनेक्टर को भी लगाना पड़ेगा। जैसे एक स्टेटमेंट पूरा हो गया और उससे कनेक्टेड अगर दूसरा वाला सेंटेंस है, अतः जोड़ देंगे,
अतएव जोड़ देंगे, तथापि जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ देंगे, परंतु जोड़ देंगे। इन शब्दों से को जोड़ करके हम सुसंबद्ध भी कर सकते हैं और क्रमबद्धता भी कर सकते हैं, जिसमें भाषा का प्रवाह भी अपने तरीके से संपूर्णता की तरफ जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संक्षेपण बने उसमें तार्किक क्रमबद्धता रहनी चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, तभी सामने वाले को समझ में आएगा। वो रीटेक वाली मूवी नहीं चलती, यहां पर सीधे सीधे मूवी चलेगी। रीटेक वाली मूवी चलाएंगे फ्लॉप हो जाएगा। संक्षेपण में हमें सीधे सीधे प्रवाह और क्रमबद्धता को ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम संक्षेपण करें, इसमें हमने 6 गुण बताए हैं, लेकिन इस 6 में से भी अगर कहा जाए कि टॉप 3 कौन कौन से हैं, तो टॉप 3 है, एक संक्षिप्तता, ब्रेविटी कह लीजिए, कंसाइजनेस कर लीजिए, प्रिसाइजनेस कर लीजिए। दूसरा स्पष्टता, क्लियरनेस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और तीसरी क्रमबद्धता, कोहेरेंस होना चाहिए। सो संक्षेपण के गुण 6 है। उस 6 से भी अगर 3 को इंपॉर्टेंट बताना हो तो एक संक्षिप्तता हो जाएगी, एक स्पष्टता हो जाएगी और क्रमबद्धता हो जाएगी। तो इस तरीके से संक्षेपण के ये 6 गुण हमने समझे। संक्षेपण क्या होता है और संक्षेपण के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से क्वालिटी होती है। इसमें से एक एक सेंटेंस आपके संक्षेपण करने में, आपके प्रेसिज राइटिंग करने में मील के पत्थर साबित होने वाले हैं। गांठ लिख लीजिए आप, इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता न पड़ेगी। राइट? वैसे तो हम क्लास के अंत में श्लोक डालते हैं, बट आज क्या है, आज एक मोटिवेशनल थॉट है, आपको इंस्पायर करने वाला एक थॉट है। क्या है थॉट? सफर में मुश्किलें आती हैं। हाँ, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। ध्यान देंगे, हम कई बार क्या समझते हैं, मुश्किलें आ गई, छोड़ दो भाई, पीछे भाग जाओ। गलत हो गया। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। क्या? सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, और अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने वालों का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। अपनी कीमत बढ़ाना सीखिए। हाँ, इतने आसान, इतने बिकाऊ ना होइए। न बिकने का अगर इरादा हो तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि परिस्थितियों से पार करना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, बहानेबाज नहीं बनना है, कमियां ढूंढ करके वहीं पर रुक नहीं जाना है, उससे पीछे नहीं हट जाना है, आगे निरंतर बढ़ते जाना है। यही प्रकृति की रीति है और यही सफलता की नीति है। राइट? मिलते हैं अगले क्लास में इसके बाद वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।